विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल हम लोगों ने दो सदिशों के सदिश गुणन के बारे में डिस्कस किया था, अध्ययन किया था। आज हम लोग क्लास 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रक्षेप गति। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने हेडिंग डाला प्रक्षेप गति। आप लोग जल्दी से अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात की थी लीनियर मोशन की, रेखीय गति के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है। सिंपल सी बात है कि अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर जो गति के बारे में अध्ययन किया है वो सब जितने भी गति करने वाली वस्तुएं होती थी वो सब एक सीधी रेखा में मोशन करती थी। उसको हम सरल रेखा में गति या रुज रेखीय पथ पर गति कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें मोशन इन प्लेन, समतल में गति के बारे में अध्ययन होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति क्या है, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, इसका मतलब ये होता है समतल में गति। समतल में गति आप लोगों ने देखा होगा कि वॉलीबॉल या फुटबॉल खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है, फुटबॉल को ऐसे किक करता है, फुटबॉल ऐसे आ करके यहाँ पे गिर जाती है। बॉल फेंकता है और बैट्समैन उसको बॉल को बैट से उसके ऊपर प्रहार करता है और बॉल ऐसे जाकर के ऐसे गिर जाती है। अब अगर मान लीजिए वॉलीबॉल है, ये बॉल है, अब बॉल ऐसे जाकर के यहाँ पे गिरी, तो जब ये यहाँ से ऐसे गई तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ भी जा रही है और क्षैतिज दिशा में भी जा रही है। ये जो ऊपर वाली दिशा है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। और ये जो दिशा है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो देखिए, एक बात तो ये आप जान लीजिए कि मोशन इन प्लेन, समतल में गति का मतलब कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि वह दो अक्षों के पड़ता चले। देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है और इसको क्या मान सकते हो, एक्स एक्सिस। तो ये वस्तु आपकी क्या है, देखिए क्षैतिज दिशा में भी चल रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में भी चल रही है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये यू वेलोसिटी से चली, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो ये जो इसका वेलोसिटी यू है, इसको आप वियोजित कर सकते हैं। वेक्टर के वियोजन को बताया है हमने। तो इसको जब आप वियोजित करेंगे तो इसका एक क्षैतिज घटक हो जाएगा ux और एक ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, uy। अब जब ये यहाँ पे पहुंची तो इसका वेग जो है मान लीजिए कि v है, तो इसको भी आप वियोजित करेंगे तो ये vx हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, vy। यानी जब ये मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई पर होगी तो उस समय इसका जो vy होगा वो 0 हो जाएगा, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 नहीं होता तो ये और ऊपर जाती है, यहाँ से क्या होता है, ये नीचे आने लगती है। दूसरी बात यह है कि ये वस्तु g के अधीन गति कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी हमने बताया था कि जब भी कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वह गुरुत्व के अधीन गति करती है, यानी उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण g का प्रभाव होता है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है प्रक्षेप गति। तो सबसे पहले मैं आपको प्रक्षेप गति की डिफिनीशन बताऊंगा, फिर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, प्रूव किया जाएगा। तो प्रक्षेप गति क्या होती है, मैं परिभाषा लिखूंगा नहीं, परिभाषा में बोलूंगा और आप समझेंगे और चित्र में बनाऊंगा। सपोज कर लीजिए कि ये आपका x अक्ष है
और ये क्या है वाई अक्ष। अब देखिए प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होती है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न, मतलब ये मान लीजिए हमारे पास क्या रखा है, गेंद है, क्या है, गेंद है। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब ये इसकी गेंद की कौन सी दिशा है, ये गेंद की ऊर्ध्वाधर दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, तो ये क्षैतिज दिशा है, ये क्या है, क्षैतिज है। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न, यानी सीधा आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं फेंकेंगे, ऊर्ध्वाधर से भिन्न, यानी इस गेंद को मैं ऐसे फेंक रहा हूं कि ये ऐसे जा रही है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, अब मान लीजिए गेंद को हमने ऐसे फेंक दिया, अब गेंद ऐसे जाके यहाँ पे गिर गई, ये गेंद ऐसे ऐसे आ रही है, ये क्या है, गेंद ऐसे ऐसे करके और ऐसे आकर के यहाँ पे क्या हो गई, पहुंच गई। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वस्तु एक वक्राकार पथ पर गति करती है, और इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। प्रक्षेप गति का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फुटबॉल का खिलाड़ी जब फुटबॉल को पैर से मारता है तो फुटबॉल कुछ इस आकार में ऐसे आके गिरती है, ऐसे आकर के गिरती है ना। या बैट्समैन जब बैट से गेंद के ऊपर प्रहार करता है, मान लीजिए बैट्समैन खड़ा है, ये मान लीजिए कोई लड़का है और ये बैट लिए खड़ा है, अब गेंद इधर से आई, ऐसे 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 करते हुए क्या किया, बैट से प्रहार कर दिया और गेंद यहाँ आकर के गिर गई। तो ये कैसी, किस पथ पे, वक्राकार पथ पे। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप सीधा ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। ये प्रक्षेप गति जो है ये समतल में गति का एग्जाम्पल है, और ये द्विविमीय गति का भी एग्जाम्पल है। द्विविमीय गति का मतलब जब कोई वस्तु दो अक्षों के परितः गति करती है तो उसकी जो गति होती है वो 2 डायमेंशन मोशन कहलाती है, द्विविमीय गति कहलाती है। तो प्रक्षेप गति की डिफिनीशन क्लियर हो गई ना, कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न, यानी सीधा ऐसे नहीं फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो पिंड ऐसे, इस तरीके का वक्राकार पथ, जैसे अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त इस तरीके का पथ बनाएंगे। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो पिंड एक वक्राकार पथ पर गति करती है, और इस प्रकार की गति को प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलय के आकार का होता है, परवलयाकार होता है। तो ये हमको सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। इसको हमें प्रूव करना है, इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम क्या डालेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अगला हमारा है, तो प्रक्षेप गति की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब परिभाषा के बाद में हम क्या डालेंगे, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, प्रक्षेप का पथ, पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ। देखिए प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलय के आकार का होता है। अब ये होता है परवलय के आकार का, लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा, तो ये सिद्ध इस तरीके से होगा, y बराबर होता है ax माइनस bx²। ये जो होता है परवलय का समीकरण होता है। y के पद में एक घात, x के पद में द्विघात। a और b के कांस्टेंट होते हैं, इनके स्थान पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर इस रूप में इक्वेशन हम लाके सिद्ध कर दें तो ये प्रूव्ड हो जाए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आइए प्रक्षेप के पथ के बारे में बात करने के लिए, हम प्रूव करने के लिए हम आगे बात करते हैं। देखिए इधर हमने मान लिया कि ये कोई समतल है जिसका मूल बिंदु O है, ये x अक्ष है, इसको हम बोलेंगे क्षैतिज।
इसको हम बोलेंगे क्षैतिज और इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। ये आपका ऊर्ध्वाधर है वायुज। तो हमने माना कि किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर, माना कि किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से, यानी प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखिए जब क्षैतिज से इसको थोड़ा और आगे कर दिया जाए, यक्ष है, ये क्या है, क्षैतिज। ये देखिए ये वस्तु है और वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर किस वेग से, प्रारंभिक वेग क्या है इसका, u वेग से, किस वेग से, u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। और ये क्या होता है, पिंड इस पथ पर गति करती हुई और कहां पे पहुंच जाती है, अंतिम में ये पहुंच जाती है O पे। कौन सा पॉइंट है, O। ये माना, भाषा सुन लीजिए, माना किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है, जो चित्र अनुसार O से कहां पे पहुंच जाती है, Q पर। O से कहां पे पहुंच जाती है, Q पर पहुंच जाती है। अब देखिए ये जो वेग का इसका जो वेग u है, इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ux क्षैतिज वेग, और ये ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाएगा, uy। अब आप देखेंगे कि ये जब वस्तु यहां पे पहुंचेगी, यहां पे पहुंचेगी, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। तो जब ये वस्तु यहां पे पहुंच रही है तो आप देख रहे हैं कि यहां पे पहुंचने के बाद और ऊपर ये नहीं जा रही है। तो और जब ऊपर ये नहीं जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इसका जो यहाँ पे अंतिम वेग है b, इसको आप जब वियोजित करेंगे, ये पॉइंट P है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वियोजित घटक ये हो जाएगा b y, ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा bx, ये क्या रहेगा bx, यानी bx बराबर b हो जाएगा, ये bx इसके बराबर हो जाएगा b के, और ये यानी यहाँ पे जब ये वस्तु गति करते हुए P पे पहुंचती है तो इसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो जाता है, शून्य। अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग शून्य इसलिए हो जाता है कि अगर अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग शून्य, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर वाला वेग शून्य नहीं होता तो वस्तु और ऊंचाई पर जाती, तो और ऊंचाई पर यहाँ से नहीं जा पाती है और कहाँ पे पहुंच जाती है, Q पे पहुंच जाती है। कहाँ पे पहुंच जाती है, Q पे पहुंच जाती है। आप देखिए इधर सबसे पहले हमको यह सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो देखिए इधर प्रारंभिक वेग u को दो घटकों में वियोजित, दो घटकों में वियोजित करने पर, तो जब प्रारंभिक वेग आप u को क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित करेंगे तो आपका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक आपका क्या हो जाएगा ux, और ux बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा। ये आपको वेक्टर के वियोजन में पढ़ाया गया है, ux बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा uy बराबर u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर क्या हो जाएगा u sin थीटा। अब देखिए इधर ये पिंड जो है आपका, ये वस्तु जो यहाँ से आप थ्रो किए हैं ऐसे ऐसे आकर के गिरी है, ये गुरुत्व के अधीन, यानी गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन गति करती है, क्योंकि क्या है देख रहे हैं आप, ऊर्ध्वाधर में गति करती है। अगर सीधी रेखा में गति करती तब गुरुत्व के अधीन नहीं गति करती, तो ये गुरुत्व के अधीन गति कर रही है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे प्रक्षेपित किए जाने के
t समय बाद प्रक्षेपित किए जाने के t समय बाद, यानी जब ये वस्तु फेंकी गई यहां से उसके t समय के बाद, प्रक्षेपित किए जाने के t समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में, पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन। तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन, तो क्षैतिज x अक्ष आप मानेंगे ना x, तो क्षैतिज दिशा में जब आप x अक्ष लिए हैं तो विस्थापन को किससे लिखेंगे x। तो क्षैतिज विस्थापन यानी क्षैतिज दूरी बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग और गुणे समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग क्या है cos थीटा और इनको क्या हो जाएगा t, यानी यहाँ से आप t बराबर लिख सकते हैं x बटे u cos थीटा। इसको आप लिखा रहने देंगे, t बराबर आपको मिल गया x बटे u cos थीटा। अब देखिए इधर ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर का समीकरण होता है h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और माइनस को यहाँ पे लगाया, माइनस हमने इसलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि ये वस्तु क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है तो g का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में हमने क्या लिया है, y अक्ष लिया है, तो विस्थापन को किससे लिखेंगे, y, और वेग को u, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ऊर्ध्वाधर वेग uy t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, t का मान रखने पर, क्या करेंगे, t का मान रखने पर। तो देखिए जब t का आप मान रखेंगे तो t का मान रखने पर, तो जब आप t का मान रख देंगे तो t का मान रखने के बाद आपको ये क्या मिल जाएगा, y बराबर आपको मिल जाएगा uy के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, uy के स्थान पे आप लिख सकते हैं u sin थीटा। और देखिए t के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, t के स्थान पे लिखेंगे आप x बटे cos u cos थीटा, u से ऊपर जाएगा माइनस 1/2 g, और ये आपका क्या हो जाएगा t स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा g, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर बटे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आप सही से लिख लीजिए, तो ये y बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू x माइनस g बटे 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए, गौर करके देखिए, ये समीकरण जो है ये y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, इसमें देखिए a के स्थान पे tan थीटा लिखा है और b के स्थान पे क्या लिखा है, g/2u cos स्क्वायर थीटा। तो इस समीकरण को तक पहुंचने के बाद में आप लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण, जो ऊपर का समीकरण है, ये x के पद में द्विघात तथा y के पद में एक घात है, जो परवलय का समीकरण होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो जब प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, बात हमने सिद्ध कर दी कि जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति करेगी तो उसका पथ परवलयाकार होगा। उसका पथ कैसा होगा, परवलय के आकार का होगा। कैसे सिद्ध किया आपने देखा, यहाँ पे हमने ये भी आपको बता दिया कि y बराबर ax माइनस bx स्क्वायर, यह समीकरण होता है परवलय का। यहाँ पे x के पद में द्विघात समीकरण, कांस्टेंट यहाँ पे b के स्थान पे g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा है और a के स्थान पे tan थीटा लिखा है। तो ये x के पद में द्विघात और y के पद में एक घात समीकरण है, जो परवलय का समीकरण होता है। अतः उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है। यह बात हमारी सिद्ध हो गई। अब आप इसको नोट कर लेंगे, इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।
ये सिद्ध हो गया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग कुछ डिफिनीशन इस चित्र से और निकालेंगे और परिभाषा और कुछ सूत्र और पढ़ेंगे, जिसके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन से लेकर के और नीट का है, IIT का है, ये सारे जो न्यूमेरिकल हैं वो प्रक्षेप गति पे बहुत सारे न्यूमेरिकल इन दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन न्यूमेरिकल को लगाने के लिए बहुत सारे सूत्र भी हैं, बहुत सारे क्या 3 सूत्र हैं। तो हम सोच रहे हैं कि सूत्र को लिखाने के बजाय आपको सूत्रों का डेरिवेशन हम करवा दें कि कैसे सूत्र प्राप्त होते हैं, तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे आप लोग और हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहला इसमें है प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल, तो पहला नंबर है प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल, टाइम फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का उड्डयन काल। तो उड्डयन काल क्या होता है? तो सबसे बहुत सरल तरीका है परिभाषा का, जरा सा भी आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार आप देखेंगे। देखिए इधर, यहां से O से आपने वस्तु को थ्रो किया, फेंका, वस्तु कहां पहुंची? P से होते हुए कहां पे पहुंची? Q पर। तो जब हम किसी वस्तु को प्रक्षेप गति के लिए प्रक्षेपित करते हैं, जब हम किसी वस्तु को प्रक्षेप गति के लिए प्रक्षेपित करते हैं, तो वह वस्तु जितनी देर हवा में रहता है, यानी यहां से फेंका आपने O से और P पर होते हुए कहां पे पहुंचा? Q पर। तो O से Q तक पहुंचने में जो समय लगता है उसी को हम उड्डयन काल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, तो वह वस्तु जितनी देर हवा में गति करता है, यानी जमीन पे ना गिरे, वह समय जो होता है उसी समय को हम उड्डयन काल कहते हैं। तो यानी O से चलकर P होते हुए Q तक पहुंचने में लगे समय को क्या कहेंगे? उड्डयन काल कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि O से P तक पहुंचने में कितना समय लगता है, और फिर हम क्या निकाल लेंगे? उतने समय P से Q तक पहुंचने में लगेगा। तो अब इसका ये हो गया, इसका परिभाषा ये हो गया कि देखिए इधर, जब हम किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं तो वह वस्तु अपने उच्चतम बिंदु से होता हुआ, ठीक है, समतल मतलब जमीन से, यानी जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु पर टकराने के पहले जितना समय हवा में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। तो अब उड्डयन काल का हम सूत्र निकालने के उड्डयन काल को हम कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे, माना वस्तु को O से P तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता। वस्तु को O से P तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता है। तो जब इस वस्तु को O से P तक पहुंचने में स्मॉल t समय लगता है, तो अब हम क्या करेंगे? और फिर देखिए, बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर वेग dy बराबर क्या है? 0।
अगर बिंदु P पे ऊर्ध्वाधर वेग Vy 0 ना होता तो पिंड और ऊपर जाता, और ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर वेग शून्य है। तो आप क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, गति का प्रथम समीकरण है b बराबर u प्लस at, लेकिन यहाँ पे क्या b बराबर u माइनस gt, क्यों, क्योंकि पिंड गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, तो b बराबर u माइनस gt, तो b बराबर u माइनस gt हो गया। आप देखिए किस गति के लिए आप लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए जब आप लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग ये जो b है वो क्या लिखा जाएगा by, और जो प्रारंभिक वेग u है उसको आप क्या लिखेंगे, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग यानी uy माइनस gt, माइनस क्या हो जाएगा gt। अब by क्या है, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, तो हमने निकाला था, क्या निकाला था, u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt। तो अब ये gt को आप इधर ले आएंगे तो gt बराबर मिल जाएगा u sin थीटा। तो अब देखिए t बराबर क्या मिल गया, u sin थीटा, और बटे क्या हो जाएगा g। अब ये देखिए ये जो आपने t निकाला ये क्या है, उड्डयन काल है, कहां से कहां तक का, o से p तक का, o से p तक का। अतः O से Q तक का कुल समय, O से Q तक का कुल समय, तो कुल समय आपका हो जाएगा कैपिटल T बराबर 2 स्मॉल t। तो स्मॉल t का मान कितना है, तो T बराबर 2u sin थीटा बटे g। तो उड्डयन काल निकालने का सूत्र क्या मिला, कैपिटल T बराबर 2u sin थीटा बटे g, जहां u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, थीटा क्या है, एंगल, कौन सा एंगल, जिस एंगल पे वस्तु को फेंका जाता है, यानी क्षैतिज से वस्तु के प्रक्षेपण पथ के बीच का कोण है। तो इससे आप क्या निकालेंगे, उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या है, एक बार फिर सुन लीजिए, वह समय जितनी देर वस्तु हवा में रहता है, यानी फेंके जाने के बाद गिरने तक का जो समय लगता है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। तो एक बात आपने सीख ली, कौन सी बात आपने सीख ली, उड्डयन काल। अब आप दूसरी बात हम लोग निकालेंगे, प्रक्षेप की ऊंचाई, तो इसको निकालते हैं, आप लोग नोट कर लिए। अब हम दूसरा निकालेंगे, प्रक्षेप की ऊंचाई। तो दूसरा वाला हमारा हेडिंग क्या है, प्रक्षेप की ऊंचाई। दूसरा हेडिंग प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की ऊंचाई। तो प्रक्षेप की ऊंचाई हमको निकालना है, तो प्रक्षेप की ऊंचाई का मतलब ये जो आप देख रहे हैं यही निकालना है। इसको आप मान लीजिए m, यानी P से m तक की जो ये ऊंचाई है, महत्तम ऊंचाई, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप की ऊंचाई, P से m तक की। यानी जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो जब वह अपने महत्तम ऊंचाई पर होता है, महत्तम बिंदु पर होता है, ऊर्ध्वाधर, देखिए इधर प्रक्षेप के क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर की जो ऊंचाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, महत्तम ऊंचाई। यहाँ पे यश क्या है, महत्तम ऊंचाई है। पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी को हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं। तो चित्र में क्या है, चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में PM
प्रक्षेप की ऊंचाई है। पीएम क्या है? प्रक्षेप की ऊंचाई है। तो जब पीएम प्रक्षेप की ऊंचाई है तो अब इसको क्या करेंगे हम? गति के तीसरे समीकरण से। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v² बराबर u² माइनस 2gh। यहाँ पे माइनस 2gh इसलिए क्योंकि ये वस्तु कहाँ? नीचे से ऊपर जा रही है। तो आप देखिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए, किस गति के लिए? ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर गति के लिए ये v को आप क्या लिखेंगे? by बराबर u को क्या लिखेंगे? uy 2gh। अब देखिए अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग by, यहाँ पे p पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अंतिम आपका क्षैतिज वेग, ये अंतिम प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया। प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग uy क्या है? u sin थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो h बराबर 2gh बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 2gh बराबर आपको मिल जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा और बटे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2g, सॉरी बटे नहीं, अभी तो इतने हो गया। फिर h बराबर क्या हो जाएगा? u² sin स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा? 2g हो जाएगा। तो ये किसका आ गया? प्रक्षेप की ऊंचाई का सूत्र। किसका सूत्र आ गया? प्रक्षेप की ऊंचाई का सूत्र। अब देखिए इधर महत्तम ऊंचाई के लिए, महत्तम ऊंचाई, तो क्या करें कि कोई पिंड अधिकतम ऊंचाई पर जाए। तो महत्तम ऊंचाई के लिए थीटा बराबर कितना होगा? 90 होगा। तो जब थीटा 90 हो जाएगा इस इक्वेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा? h को आप क्या लिखेंगे? h max का मतलब बराबर हो जाएगा u² और sin 90 के मान, sin 90 1 और नीचे क्या हो जाएगा? 2g। यानी अगर किसी पिंड को आपको बहुत ज्यादा ऊंचाई तक भेजना है तो उसको ऊर्ध्वाधर सीधा फेंकना पड़ेगा, यानी 90 अंश पर महत्तम ऊंचाई, तभी वो प्राप्त करेगा। अब दो चीजें निकल रही। अब तीसरा हमको निकालना है, तीसरी चीज हमको निकालनी है क्या? क्षैतिज प्रास। तो तीसरा पॉइंट अब हमको निकालना है क्षैतिज प्रास, यानी क्षैतिज दूरी, यानी O से ये फेंके जाने के बाद पिंड जहां पे गिरा वहां तक की दूरी को हम क्षैतिज प्रास कहते हैं। यानी O की दूरी क्या है? क्षैतिज प्रास है। तो अगला हेडिंग हमारा क्या रहेगा? क्षैतिज प्रक्षेप की परास। तो थर्ड नंबर प्रक्षेप की परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए इधर अपने उड्डयन काल के दौरान वस्तु जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है उसे उसका हम क्षैतिज परास कहते हैं। उड्डयन काल के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। चित्र में OQ क्षैतिज परास है। OQ क्या है? क्षैतिज परास है, यानी ये यहां से यहां। तो क्षैतिज परास कैसे निकालेंगे? क्षैतिज परास का मतलब दूरी, परास का मतलब क्या? दूरी होता है। परास का मतलब क्या होता है? दूरी। तो क्षैतिज परास यानी क्षैतिज दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षैतिज वेग गुणे समय, उड्डयन काल। समय क्या लिखेंगे? उड्डयन काल। तो क्षैतिज परास R बराबर क्षैतिज वेग, तो क्षैतिज वेग क्या था? u cos
थीटा। उड्डयन काल क्या निकाला है आपने? तो उड्डयन काल आपने निकाला है 2u sin थीटा, 2u sin थीटा और बटे क्या निकालेंगे? g। अब ये आपका क्या हो जाएगा? r बराबर u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे g। अब ये जो लिखा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये किसका सूत्र लिखा है? ये सूत्र लिखा हुआ है 2 sin थीटा, sin 2 थीटा। तो r बराबर आपको क्या मिल जाएगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा बटे g। तो ये किसका सूत्र आ गया? क्षैतिज परास का सूत्र आ गया। इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा हेडिंग यानी ये पूरा टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। शुभ दिन।